ट्रेसी बेसलेनोविच ने अपने बॉयफ्रेंड क्रिस से कहा कि वह साल्ट लेक सिटी, यूटा के पास एक लोकल जगह में कुछ खाने के लिए जा रही है, लेकिन वो अपने घर कभी नहीं लौटी। रात के करीब 11 बजे क्रिस को अपने गर्लफ्रेंड की चिंता होने लगी, क्योंकि पूरी रात उसके लिए बाहर रहना उसके स्वभाव नहीं था। पुलिस को बुलाने की बजाय क्रिस पड़ोसी के घर से गाड़ी लेकर अपनी लोकल जगह पर ट्रेसी की तलाश पर जाता है। अगली सुबह 8:40 साल्ट सिटी से लगभग 72 किलोमीटर दूर एक खेत चलाने वाले और उसके लड़के ने एक मृत शरीर जंगल के पास से मिला। तुरंत उन लोगों ने अपने लोकल पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस और उनकी टीम क्राइम सीन के पास पहुंचने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने डेड बॉडी के पास एक पत्थर मिली जो खून से पूरी तरह डूबा हुआ था और उन्हें लगा कि ये खून का हथियार है। थोड़े दूर से ही उन्हें एक जोड़ा सॉक्स मिला। सॉक्स और पत्थर के अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिला। विक्टिम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले गए और पता चला कि सर पर पत्थर मारने की वजह से उनकी मौत हुई है। और साथ ही साथ पता चला कि उनकी मौत 12 घंटे पहले ही हो चुकी थी। उसका अर्थ ये है कि दिसंबर 15 रात के 9 बजे उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने विक्टिम के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की तो ही वो खूनी तक पहुंच सकते थे। विक्टिम के शरीर में 2 टैटू थे और पुलिस ने उस टैटू की सारी जानकारी मीडिया को स्केच द्वारा दी और इसकी खबर सुनकर क्रिस ने पुलिस को बुलाया। ये वो बंदा था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की गायब होने की खबर पुलिस को बताई थी। इसने पुलिस वालों से कहा कि जो डेड बॉडी मिली है वो उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेसी से मिलती है और साथ ही साथ क्रिस ने अपनी गर्लफ्रेंड की मृत शरीर को पहचान लिया। पिछले 5 महीने से ट्रेसी क्रिस के साथ रह रही थी, ऐसा क्रिस ने कहा था। ट्रेसी का परिवार वाशिंगटन में रहते थे। पुलिस वालों ने क्रिस की सहायता से ट्रेसी के पिता का नंबर ले लिया था। जब ट्रेसी की मौत के बारे में उन्हें पता चला, वो बिल्कुल हैरान नहीं थे और पुलिस वालों से कहा कि उन लोगों ने एक गलत नंबर पर बुलाया है। इसका कारण ये था कि क्योंकि उनकी बेटी ट्रेसी बेसलेनोविच उसी घर पर थी और डिटेल में बताऊँ तो वो बैठकर टीवी देख रही थी। जब ये बात पुलिस वालों से कहा तब पुलिस लोगों ने कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क और टैटू के बारे में उनसे कहा। उस वक्त में उन्हें इस बात की गंभीरता के बारे में सोचा और उन्हें पता चला कि मरने वाली उनकी बेटी नहीं बल्कि उनकी स्टेप डॉटर क्रिस्टल बेसलेनोविच है। क्रिस्टल ने अपना घर छोड़कर कुछ साल हो गए। इससे ये बात पता चली कि क्रिस्टल अपनी बहन की आइडेंटिटी से इस दुनिया में रहती थी। 1978 वाशिंगटन के स्पोकन नामक शहर में क्रिस्टल का जन्म हुआ था। बचपन में उसे एक फेमस राइटर बनने की इच्छा थी, लेकिन टीनेज की उम्र में ही ड्रग लेना चालू कर दिया। इसके कारण उसे पुलिस ने बहुत बार अरेस्ट किया था। टीनेज की उम्र में ही वो प्रेग्नेंट हो गई और दिन रात ड्रग लेने के कारण उसने अपने बच्चे को ऑर्फनेज में डाल दिया। क्रिस्टन ने अपना स्कूल भी ड्रॉप आउट कर लिया और उसके ऊपर बहुत सारे पुलिस केस भी थे। वो अपनी माँ और स्टेपफादर के साथ रहती थी, लेकिन क्रिस्टल की बेकार जिंदगी उसकी बहन ट्रेसी की भी जिंदगी खराब कर देगी, इस डर में घर पर झगड़ा होता था। इसके कारण 1995 अगस्त में क्रिस्टल अपनी बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ चली गई और वो अपनी बहन ट्रेसी की आइडेंटिटी से रहने लगी और उसने अपना नाम क्रिस से भी ट्रेसी बताया। ड्रग लेने के कारण वो बहुत सारे क्रिमिनल्स से मिलती थी, इसलिए पुलिस को लगा कि उन क्रिमिनल्स में किसी ने क्रिस्टल को मारा होगा, लेकिन उनका प्राइम सस्पेक्ट क्रिस था। पुलिस को लगा कि क्रिस क्रिस्टल की आइडेंटिटी को छुपा रहा था, लेकिन क्रिस ने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टल को उस दिन पूरा देर ढूंढ रहा था।
लेकिन केस से उसे लिंक करने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला और क्रिस्टल को ना मारने की दूसरी वजह ये थी कि वो अपने पूरे घर की खर्चा देखती थी। ड्रग से रिलेटेड पुलिस को 30 सस्पेक्ट्स मिले और उनसे क्रिस्टल के बारे में पूछा तो उनको एक लोकल टैक्सी ड्राइवर हर्ब का नाम मिला और वो सबसे कहता था कि वो अगर मुझे नहीं मिली तो किसी को भी नहीं मिलेगी। ये बात पुलिस को क्रिस्टल के दोस्तों ने बताई, लेकिन उस रात हर्ब अपने टैक्सी को लेकर एक लॉन्ग ट्रिप में गया था और 2 दिन के बाद आया था। पुलिस को लगा कि वो हमें दिखाना चाहता है कि वो क्राइम सीन में नहीं था, लेकिन पुलिस को उससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं मिला। लेकिन उसी वक्त पुलिस के मन में 1-2 हफ्ते पहले हुई एक लड़की की मौत के बारे में याद आया। सोल्ट लेक सिटी के वेस्ट साइड से उनकी बॉडी मिली थी। क्रिस्टल और उस लड़की के बॉडी के बीच में 80 किलोमीटर की दूरी था। तभी पुलिस को लगा कि क्रिस्टल और उस लड़की को मारने वाला सीरियल किलर है। लेकिन इन दोनों खून में पैटर्न अलग अलग थे और ये दोनों खून अलग अलग व्यक्ति ने किया है, ये पुलिस को पता चला। ऐसे ही ये केस 2 साल तक चला और जो एविडेंस मिला वो डेड एंड की ओर जा रहा था। क्रिस्टल के क्राइम सीन पर सिर्फ एक पत्थर मिला था जो पूरी तरह खून से डूबा हुआ था और कुछ साल तक इन्वेस्टिगेशन चली और कुछ एविडेंस ना मिलने के कारण ये भी कोल्ड केस बन गया। लेकिन 11 साल के बाद 2006 में वापस केस रीओपन हुआ गया। इसका कारण ये था कि क्राइम सीन से खूनी की डीएनए ले सके, लेकिन ये भी काम नहीं आया। 1995 में टॉड बॉनर नामक शेरिफ इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उनको 2009 में हायर रैंक में प्रमोशन मिलने के कारण वॉशिंगटन काउंटी में शेरिफ डिपार्टमेंट में उनको अपॉइंट किया गया था। इस केस के लिए उन्होंने 2 डिटेक्टिव को अपॉइंट किया और ये केस 4 साल तक चला। 2013 में इस केस का पहला ब्रेक थ्रू मिला। सॉल्ट लेक सिटी बेस्ड एक कंपनी के ओनर ब्रूस बैडली ने एक मशीन बनाया जिसका नाम माइक्रोबियम वैक्यूम था। उसे एमवैक सिस्टम भी कहते थे। इस मशीन का काम ये था कि वो किसी चीज़ के ऊपर से डीएनए ढूंढ सकते थे। वो कहते थे कि स्टेरल स्प्रे और वैक्यूम एक साथ यूज़ करके हम डीएनए ढूंढ सकते हैं। इसकी खूबी ये थी कि वो कितने पुराने डीएनए भी ढूंढ सकते हैं। इसलिए टॉड बॉर्नर ने क्रिस्टल के केस में एमबैक सिस्टम यूज़ करने की अनुमति दे दी। इसका प्रिंसिपल टच डीएनए है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ छूते हैं उसके ऊपर हमारे स्किन सेल्स छूट जाते हैं। इसमें बड़ा प्रॉब्लम ये था कि 18 साल पहले के पत्थर में से डीएनए ढूंढना था और इससे पहले बहुत सारे फॉरेंसिक टीमों ने इस पत्थर के ऊपर से डीएनए ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको इस पत्थर में से डीएनए नहीं मिला। एमबैक सिस्टम की मदद से उस पत्थर के अंदर से क्रिस्टल के अलावा एक और डीएनए मिला। पुलिस को पता था कि ये डीएनए खूनी का ही हो सकता है। जो डीएनए पत्थर में से मिला उसको अमेरिकन पुलिस के डेटाबेस में डाला तो जिसने क्रिस्टल का खून किया उसके बारे में पता चला। उसका नाम जोसेफ माइकल सिम्पसन था। 1995 में एक दूसरे केस के लिए जेल में था, लेकिन क्रिस्टल की मौत के समय वो पैरोल में बाहर आया था। 1987 में जो मर्डर हुआ था उसका सजा जेल में काट रहा था। उसको 5 साल की सजा थी। 1995 अप्रैल के महीने में उसको पैरोल मिला। 1997 में एक और दूसरे केस के लिए वो वापस अरेस्ट हो गया। 2003 तक वो सारे केस से मुक्त हो गया और एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। वो पिछले 10 साल से अपने पेरेंट्स के साथ फ्लोरिडा में रह रहा था और इसके चलते ही पुलिस ने उसको ढूंढा और उसको अरेस्ट कर लिया। 2013 में कोर्ट के आदेश पर जोसेफ माइकल का डीएनए ऑफिशियली कलेक्ट किया और उसे क्राइम सीन के डीएनए से मैच करने की कोशिश की और पुलिस को पता चला कि ये दोनों डीएनए सेम ही है। लेकिन क्रिस्टल का खून का मोटिव अभी तक पुलिस को नहीं मिला। जोसेफ माइकल ने कहा कि उसने ये खून नहीं किया है, लेकिन जोसेफ माइकल का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड और पुलिस ने जो फॉरेंसिक एविडेंस कोर्ट को दिए उससे साबित हो गया कि उसने ही क्रिस्टल का खून किया है।
2016 सितंबर 30 को कोर्ट ने सजा सुनाई कि अब से जोसेफ माइकल अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही रहेगा।